लगा दिए, लंबी सूची है। नीरज बताइए, एंकर बुक कितनी बढ़िया आपको नजर आ रही है? बहुत ही शानदार। 74 फंड्स और तमाम इंस्टीट्यूशंस ने मिलकर पैसे लगाए हैं। 2769 करोड़ रुपए जुटाए गए हैं। और आप जो भी नाम सोच सकते हैं, जो आपको याद आएगा, वो उस फंड की लिस्ट में आपको दिखेगा। कुछ नाम मैं आपको बता दूं: कोटक, HDFC, ब्लैक रॉक, सिंगापुर GIC, कुवैत फंड, 2-3 US के पेंशन फंड, बिरला सन लाइफ, BNP पारिबा, इन सब ने पैसे लगाए हैं। और अपर प्राइस बैंड पे यानी 755 रुपए के प्राइस पे इन सब ने लगाया। और एंकर बुक में ज़बरदस्त रिस्पांस था। तो ये इंडिकेट करता है कि IPO कैसा रिस्पांस यहाँ आगे मिलने वाला है। आज से खुल रहा है, एंकर बुक कंप्लीट हो गई। अब ये 5 तारीख तक खुला रहेगा। 750 से 755 का प्राइस बैंड रखा गया है। साइज जो है 10,290 करोड़ से लेकर के 10,360 करोड़ तक हो सकता है। और इसमें SBI कार्लाइल, जो दो इसके मेन प्रमोटर कह सकते हैं, वो दोनों लोग अपने स्टेक बेच रहे हैं। रिटेल के लिए फ़ायदा है, उनको इसमें डिस्काउंट मिल रहा है 15 रुपये का। और जो लोग शेयर होल्डर हैं उनको एक और एप्लीकेशन लगाने का मौका मिलेगा। अगर आप बैंक में नौकरी करते तो आपको 3 एप्लीकेशन का मौका मिलेगा, यानी आप भर के शेयर खरीद सकते हैं। अगर आप कुछ भी नहीं लगाना तो आपके पास 2 लाख एप्लीकेशन लगाने का मौका है। तो आज से खुला है, देखिए पहले दिन से कैसा रिस्पांस मिलेगा, नजर रहेगी। आज इनफैक्ट रिटेल निवेशक पार्टिसिपेट करना शुरू करेंगे। लेकिन बगा साहब, पिछले हफ्ते तक, इनफैक्ट फ्राइडे तक, लोगों को थोड़ी सी चिंता थी कि ये कोरोना वायरस के डर में क्या लोग इस एंकर बुक को हाथों हाथ लेंगे। और जो नाम नीरज ने लिए हैं, क्वालिटी नाम सारे निकल कर आए हैं। जब सॉवरेन फंड्स बड़ा पैसा लगाते हैं, जब पेंशन फंड्स पैसा लगाते हैं, वो एक इंडिकेटर रहता है कि भले ही ग्लोबल मार्केट्स में जो भी चल रहा हो, अच्छे क्वालिटी के शेयर्स को लोग मिस नहीं करना चाहते हैं। बिल्कुल हर्षदा। और देखिए काफ़ी जो कमेंट्री निकली वीकेंड को भी मैं पढ़ रहा था, ग्लोबल कमेंट्रीज, लोग यही कह रहे थे जैसे एप्पल नीचे गिरा। अब 100 मिलियन स्मार्टफोन शिपमेंट क्वार्टरली है चाइना में, वो 60 मिलियन पे आ गए, 2 क्वार्टर नीचे जाएगा। उन्होंने यही कहा कि जिसके पास $2007 बिलियन कैश पड़ी है, पिछले क्वार्टर में $20 बिलियन का उन्होंने स्टॉक खरीदा, अपना बायबैक किया। वो तो जैसे ही स्टॉक नीचे गया वो और खरीदेंगे। बर्कशायर, एप्पल, इस तरह के, मैं नाम इसलिए ले रहा हूँ कि इंडियन नाम मैं ले नहीं सकता हूँ, जिसमें सही है कह रहा हूँ जिन कंपनीज के पास कैश पड़ी है वो बहुत अच्छा करेंगे ऐसे मंदी में। SBI कार्ड्स अगर आप देखें, मैं खुद काम कर चुका हूँ उसमें 17-18 साल पहले। एंड ये आपको दे रहा है एक स्टैंड अलोन कंपनी जो आपको पेमेंट इंडस्ट्री में दे रहा है एंट्री। और आप अजय बांगा जी जो मास्टर कार्ड के हेड है, अगेन मेरे बॉस थे सिटी बैंक। हाँ। और बहुत होता है हेमंत, काफी चलता था, उनके बच्चों की फीस मेरे अकाउंट में हो जाती थी। नाम आपके कॉमन थे अजय? नाम कॉमन थे। इनफैक्ट उनके फादर थे लेफ्टिनेंट जनरल बांगा, और वो एक हमारे इवेंट में आए तो मैं मिला, सर आई एम अजय बांगा। वो ऐसे ऊपर से नीचे देखे, ऐसे अजय पाल दे ना दे, बिल्कुल मिलता जुलता ना है। तो अजय पाल बांगा, हिज फादर वाज सेइंग कि भाई इसका नाम तो अजय पाल के नाम से मिलता जुलता है। यहाँ तक कि जब मेरी वाइफ भी सिटी बैंक में थे, जो हमारी शादी हुई, तो काफी उनको ग्रीटिंग्स ईमेल पे अजय बांगा और मेरी वाइफ को गए, मेरे को नहीं गए थे। तो वो जो बोल रहे थे मास्टर कार्ड के बारे मतलब में, जो आपने नींव में, अब आप बोलेंगे नहीं, जो आपने नींव रखी थी SBI कार्ड्स की, वो बहुत ही मजबूत रखी थी आप लोग। जी बिल्कुल। ये मतलब, और मैं तो यही समझ रहा हूं, इंडिया का कंजम्पशन थीम है, पेमेंट्स थीम है। और मास्टर कार्ड का जो ये शिरीन का जो इंटरव्यू था, सबसे बेहतर चीज जो निकली कि पेमेंट से अब हमारे 45% ही है रेवेन्यूज। एनालिटिक्स, डेटा एनालिटिक्स और तरह की चीजें, प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना। तो आपको इस तरह भी देखना है ये जो प्लेटफॉर्म्स हैं, और SBI का नाम है पीछे, तो वही अभी लोग देख रहे हैं। भरोसा देता है। मयूरेश जी, पैसा लगाना ही चाहिए ना सर? बढ़िया IPO है, मल्टीपल एप्लीकेशन लेके। और पहले तो राजेश जी का खुलवाई है तो बोल लिया आपको, अभी ये डिस्क्लोजर देंगे। नहीं तो कोई दौर आए नहीं है इसमें। दूसरा आई थिंक जब हम कंपैरिजन कर रहे थे विद दी US इंडस्ट्री, जैसे बग्गा साहब भी कह रहे थे, आई थिंक देयर इज अ लॉन्ग वे टू गो। और आई थिंक जो चेज जैसी कंपनी है, 70 मिलियन कार्ड्स हैं चेज के पास, सिटीज फॉलोड बाय अराउंड 60 मिलियन ऑड कार्ड्स। उसके कंपैरिजन में आप रखें तो SBI कार्ड्स इज एट 10 मिलियन, HDFC इज अराउंड 14-15 मिलियन। लॉन्ग वे टू गो। अनसिक्योर्ड लेंडिंग जरूर है, बट कहीं ना कहीं आई थिंक फाइनेंशियल्स बहुत तगड़े हैं। दूसरा मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर IPO अगर आपका मिस हो गया, तो हमारी मेथोडोलॉजी विलियम मिनिल में यही कहती
देती है कि आई थिंक देयर इज अ मिस्ड आईपीओ डज नॉट मीन दैट यू कैन नॉट पार्टिसिपेट। लिस्टिंग के बाद अगर कंसोलिडेशन होता है और शैलो गेन से स्टॉक निकलता है आफ्टर अ गुड बेस फॉर्मेशन, मुझे लगता है काफ़ी आईपीओज ने काफ़ी बेहतर प्रदर्शन किया इवन आफ्टर लिस्टिंग एंड हैज गिवन स्टुपेंडस रिटर्न्स। तो वैल्यूएशन के तौर पे आई थिंक लिस्टिंग पोस्ट लिस्टिंग शायद थोड़ा महंगा लगे, बट आई थिंक यू विल ऑल्सो गेट अपॉर्चुनिटीज। इसलिए आई थिंक जो निवेशकों को लगता नहीं है पोस्ट आईपीओ एंड पोस्ट लिस्टिंग, आई थिंक मौके भी आ सकते हैं। ओके, तो पोस्ट लिस्टिंग भी मौके आएंगे, लेकिन आपने इस पर्टिकुलर आईपीओ में पैसे भी लगाने हैं, ये फिलहाल राय है। और बड़े नाम निकल कर आए हैं उस एंकर बुक में जो एसबीआई कार्ड के साथ रहेंगे। चलिए अब नीरज के पास वापस लौटते और आपको वो बताएंगे कि किन दूसरी स्टॉक्स पर भी नजरें रखिए। नीरज बताइए बाकी कंपनियां। भारतीय एयरटेल पे नज़र रखनी चाहिए। इन्होंने पैसा पे किया है, एजीआर की जो इनकी पूरी रकम थी ये इन्होंने पे कर दी है 18,000 करोड़ रुपए, और इन्होंने ये कहा है कि हमने पूरा पेमेंट पे कर दिया, जबकि आपको याद होगा इनका पूरा पेमेंट करीब 36,000 करोड़ के आसपास बनता है। कंपनी का यह कहना है कि हमने जो अपना सेल्फ असेसमेंट किया है उसके हिसाब से हमने अपना पूरा पेमेंट कर दिया है, ये बात इन्होंने फाइलिंग में बोली है। बजाज फाइनेंस में रखिए, करीब करीब 2030 के बॉन्ड्स के हिसाब से 430 करोड़ रुपये जुटाने की योजना है। हडको की 28,000 करोड़ रुपए के बॉन्ड लाने की योजना है इसी वित्त वर्ष में। पीएनसी इंफ्रा को एक एनएचआई की तरफ से लॉन्ग एन्युटी का अवार्ड मिला है, यानी एक रोड चलाने का मिला है ऑर्डर, 1600 करोड़ रुपए के आसपास का ये है। इसके अलावा एफएल इंडिया में इन्होंने एक कंपनी को एक्वायर किया है जो मोबाइल प्रैग्मेटिक और प्रॉक्सिमिटी मार्केटिंग कंपनी है। तो ये एक लिस्टिंग के बाद मेरे ख्याल में पहला इनका एक्विजिशन है जो इन्होंने यूरोप में किया है। 50 लाख यूरो के हिसाब से इनकी पेमेंट होगी। एफएल इंडिया और एवेन्यू सुपरमार्ट में इस लिहाज से मुझे रखनी चाहिए कि दोनों को T2T सेगमेंट में डाल दिया गया है, यानी इनका जो सर्किट है वो 5% का। एक सेकेंड आपको रोकना चाहूंगा क्योंकि नीरज, अजीत मित्तल साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, ग्रुप ईडी हैं इंडिया बुल्स हाउसिंग के, और जैसा कि हम आपसे कह रहे थे इंडिया बुल्स हाउसिंग के कंपनी के लिए बहुत ही शानदार खबर निकल कर आई है। मित्तल साहब बताइए, सीएनबीसी आवाज के लिए सबसे पहले सुबह सुबह बाजार खुलने से पहले वक्त निकालने के लिए धन्यवाद। बताइए क्या कहा गया है आरबीआई द्वारा उस एफिडेविट में? देखिए, सबसे पहले तो मैं इस खबर को कोई शानदार या जानदार या उस तरीके से नहीं देखता हूँ। जैसे हमने पहले भी पिछले 6-7 महीने से डिफरेंट अपनी स्टेटमेंट्स में सब जगह हमने ये बताया है कि ये एकदम कंप्लीटली नॉनसेंसिकल थिंग थी। हालांकि चलो रेगुलेटर्स को भी इसमें रिस्पोंडेंट पार्टी बनाया गया, जिसका हमें बहुत खेद है। उनका टाइम भी व्यर्थ में वेस्ट किया गया, पर इवेंचुअली एक एक करके ये सब चीज़ सामने आ रही है। जो जैसे कहते हैं कि ट्रूथ हैज़ टू प्रिवेल अल्टीमेटली, वही हम पहले बोल रहे थे और वो अब सामने आ रहा है। तो हमें इसमें कोई आश्चर्य नहीं है क्योंकि कोई रॉन्ग डूइंग थी ही नहीं, तो इसलिए कोई ऐसा आने का कोई संभावना भी नहीं थी। और लेकिन अब ये क्लियर है कि कोई अनियमितताएं थी ही नहीं, जो ट्रांजैक्शंस थी वो पूरी तरह से नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में थी, जैसा कि ये क्लियर है। तो एक किस्म से रिलीफ है, लेकिन जो जुडिशियल प्रोसेस है वो अपना है और हमें कोई इससे कुछ वो खास वो नहीं फर्क पड़ता है, वो टाइम के साथ है। बट ये कम्प्लीटली, जैसे मैंने पहले ही बोला, बहुत एब्सर्ड घिनौनी चीज़ थी जो इन्होंने की थी। पार्ट ऑफ एक्सटॉर्शन रैकेट ही था और हमने इसका एक वो भी किया हुआ है कोर्ट में, मानहानि का भी और एक क्रिमिनल डेफेमेशन और दूसरा सूट भी फाइल किया हुआ है। तो वो भी अपने प्रोसेस से आएगा। पर लेकिन हमें ठीक है, एक रिलीफ है कि अभी रेगुलेटर्स, क्योंकि जो बहुत प्रूडेंट होते हैं, अगर कुछ भी जरा सी भी अनियमितता होती तो वो पॉइंट आउट करते, चाहे एमसीए का है, चाहे आरबीआई का है, चाहे सेबी का है। तो इसलिए यस, ऑल इन ऑल इट्स अ गुड वेलकम डेवलपमेंट। आरबीआई ने कहा कोई अनियमितता नहीं है, सेबी की तरफ से भी आ गया, एमसीए ने भी अपना हलफनामा दाखिल किया। तो सर अब 11 मई को, क्योंकि इस दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई होगी, कुछ और औपचारिकताएं रह गई हैं या 11 मई को आपको लगता है डिसीजन आ जाना चाहिए? देखिए, जैसे मैंने पहले भी कहा, ये जुडिशियल प्रोसेस पे कुछ भी कमेंट करना हमारे लिए उचित नहीं है, लेकिन हमें पहले से ही पता है कि इवेंचुअली जो भी होता है वो तथ्यों के आधार पर ही होता है, और तथ्य तो सारे साथ ही हैं, जैसा कि एक एक करके सामने आ रहा है। लेकिन प्रोसेस जो है वो प्रोसेस अपना काम करता है, उसमें हम कुछ फास्ट ट्रैक नहीं कर सकते। अनफॉर्चुनेटली दैट इज हाउ द सिस्टम वर्क्स। तो उसमें कुछ हमें वो नहीं है कि 11 मई है या वो है, हमारी तरफ से ठीक है, इस बिजनेस एज यूजुअल नाउ। अजीत जी, एक डिटेल ये भी अगर आप शेयर कर सके कि जो भी फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस थे वो क्या इंडिया बुल्स ने पूरी तरह से फुलफिल कर दिए हैं या फिर कुछ अभी भी बाकी हैं? पूरी तरह से समय से पहले फुलफिल कर रहे हैं। समय समय पर ऑलमोस्ट उन्हें डेली बेसिस आप देख रहे होंगे, हम रिलीजेस भी देते हैं एक्सचेंजेस के माध्यम से, और जितनी भी हमारी जो देनदारियां हैं वो हम समय से पहले ही दे रहे हैं। समय से तक तो है ही नहीं, और एक दिन पहले ही अगर
सोमवार को कोई हमारा इंटरेस्ट या प्रिंसिपल ड्यू होता है रिपेमेंट के लिए, तो हम सैटरडे को कर रहे हैं, और आज तक एक दिन की भी कहीं देरी का सवाल ही नहीं है। ऑन द कंट्री हम तो प्री पे कर रहे हैं और हम करते रहेंगे, कहीं पे भी कुछ उसका सवाल ही नहीं है। अच्छा सर, ये बताइए कि अब आपने, क्योंकि आज हमसे समय निकाला है सुबह सुबह, कारोबार कैसा चल रहा है कंपनी का? क्योंकि हम देख रहे हैं अब हाउसिंग मार्केट में रिकवरी देखने को मिल रही है, बजट में हमने देखा अब कुछ कदम उठाए गए, आरबीआई ने अलग से देखिए क्रेडिट पॉलिसी में देखिए कदम उठाए गए। ये बताइए, आपको लग रहा है कि 6 महीने 8 महीने पहले जैसा बिजनेस एनवायरनमेंट था आज नहीं है, सुधर रहा है, और आप क्या आशावादी हैं? हाँ, आपने जैसे कहा, देखिए बहुत सरकार ने भी, वित्त मंत्रालय ने, आरबीआई ने, सबने काफी कदम उठाए हैं। अब वो कदम पूरे पर्याप्त हैं या नहीं, वो उसके ऊपर तो चर्चा हो सकती है, लेकिन डेफिनेटली कदम उठाए गए हैं और उनसे कुछ तो सेक्टर को रिलीफ मिली है और लिक्विडिटी थोड़ी थोड़ी मिलनी स्टार्ट हुई है, जिससे आगे आने वाले बिजनेस के ऊपर भी अच्छा प्रभाव देखने को मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर समय निकालने के लिए, सीएनबीसी आवाज पर सबसे पहले हमसे बात करने के लिए धन्यवाद आपका। तो अजीत मित्तल साहब हमारे साथ जुड़े। देखिए, उन्होंने आपको बताया कि जिस तरह से आरबीआई ने हलफनामा दाखिल किया है, देखिए उसके बाद अब फिर हाई कोर्ट में ये मामला अब 11 मई को सुना जाएगा और ये बहुत ही बढ़िया बात मानी जाएगी। नीरज आप बताइए, कंटिन्यू करिए आप अपना स्टेटमेंट। मेरा ऑलमोस्ट कंप्लीट ही हो गया था, बस वो एफएल वाला था कि एफएल ने एक एक्विजिशन किया, साथ ही एफएल और एवेन्यू सुपरमार्ट में खबर ये कि दोनों को T2T सेगमेंट में डाल दिया गया और उनका सर्किट 5% का हो जाएगा। ऑलराइट, ब्रेक ले लेते हैं, एक छोटा सा ब्रेक के बाद हमारे साथ वरुण जुड़े हुए हैं। वरुण आपको बताएंगे कि एक बड़ी ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट क्या निकल कर आई है, और ये है दरअसल गैस कंपनियों पर। और मयूरेश जी ने तो आपको सुबह सुबह ही कह दिया था कि गैस स्टॉक्स आज फोकस में रहने वाले हैं, तो बताएंगे आज सबसे बढ़िया ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट गैस सेक्टर में किन कंपनियों पर है। ब्रेक लेकर अभी हाजिर होते हैं।